नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध पीछे मत फेंकिए को पढ़ेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी भारतीय हिंदू युग के एक सशक्त निबंधकार हुए हैं, जो अपनी व्यंग्यात्मक शैली में उस समय के वायसराय के माध्यम से ब्रिटिश शासन की बुरी नीतियों पर करारा प्रहार करते थे। ये शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखते थे और शिव शंभू के चिट्ठे इनका एक प्रसिद्ध स्तंभ लेख था। उसी शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की जो श्रृंखला थी, उसी का यह एक अंश है। इस निबंध में वैसे तो सभी निबंधों में अगर हम बात करें, जो तत्कालीन वायसराय उस समय होता था, उसको संबोधित करते हुए वे ये निबंध लिखते थे। उन्होंने ये निबंध लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो को संबोधित करते हुए लिखे हैं। यह जो निबंध है, यह लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है। हालांकि कहीं पर लॉर्ड कर्जन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता, वे माय लॉर्ड कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। और उसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की जो बुरी नीतियां थी, जिन्होंने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है, लगातार पतन की तरफ लेकर वो जा रहे हैं भारत को, इसके माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इस निबंध में वो 100 साल पहले जाते हैं और कहते हैं कि आज से 100 साल पहले जब लॉर्ड कर्जन आज आए, इससे 100 साल पहले जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर आए थे, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। भारत बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था, खास तौर से अगर ब्रिटिश कंपनी के दृष्टिकोण से देखें। उनका खजाना खाली था, तकनीकी रूप से वो उतने अधिक सक्षम नहीं थे। चारों तरफ से उनके ऊपर बहुत से संकट मंडराए हुए थे। कभी होलकर साम्राज्य उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उतारू था, कभी मराठों से युद्ध करना पड़ता था। वैसे बहुत सी बातें थी जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुई थी, ये संकट, खजाना खाली था। तो वह बूढ़ा वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस लगभग 70 साल से ऊपर का वह हो चुका था, गाजीपुर में जाकर अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन अब लेखक ये कहता है कि अब लगभग 100 साल गुजर चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, खजाना लबालब भरा है, तकनीकी रूप से वो बहुत अधिक सक्षम हो चुके हैं। और जब पहले विरोध हो रहा था, अब जो सैकड़ों राजा है, कौड़ियों शब्द इसमें आया है, अर्थात 20 से अधिक जो राजा हैं, उनके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। उनका स्वागत करने के लिए वो अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच पड़े जब उनका आगमन यहाँ पर हुआ। तो वो कहते हैं कि अपना जो परचम है ब्रिटिश साम्राज्य का, भले ही पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन भारत को वो लगातार रसातल की तरफ धकेल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इस निबंध को और जानते हैं कि इस निबंध का मूल विषय क्या रहा। पहले थोड़ा परिचय है इस निबंध का। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध पीछे मत फेंकिए उनकी प्रसिद्ध निबंध श्रृंखला शिव शंभू के चिट्ठे का एक हिस्सा है, जैसे कि पहले कहा गया है। यह निबंध वर्ष 1904 में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध शिव शंभू के चिट्ठे के अंतर्गत भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्त किया करते थे। कहीं कहीं किसी किसी किताब में मैंने पढ़ा है कि यह लॉर्ड मिंटो को संबोधित करके लिखा गया है, लेकिन 1904 में क्योंकि लॉर्ड कर्जन थे, तो अतः स्पष्ट सी बात है, ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। क्षमा करना, निबंध है। इस निबंध श्रृंखला में गुप्त जी ने शिव शंभू नामक एक काल्पनिक पात्र को माध्यम बनाकर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और बाद में लॉर्ड मिंटो को संबोधित करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। अब जहां तक बात है इस निबंध की, इस निबंध का मूल भाव क्या है, इसका केंद्रीय विषय क्या है? छोटा सा जो इसका सार था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से 100 साल का कंपैरिजन इसमें किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से 100 साल में परिस्थितियां बदल गई। ब्रिटिश साम्राज्य का जो परचम है वह केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। तकनीक रूप से वह बहुत अधिक सक्षम हो गए। जो काम कई महीनों में हुआ करता था वह कुछ घंटों में होने लगा। सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कुछ महीनों में जाती थी, अब कुछ मिनटों में जाने लगी। लेकिन सारा जो बदलाव आया केवल अंग्रेजों के दृष्टिकोण से आया, केवल उनकी ही परिस्थितियों में सुधार आया। भारत लगातार पीछे की ओर धकेल दिया जाता गया। तो इसमें एक ही आह्वान बार बार किया गया है वायसराय से, एक विनम्र प्रार्थना कहिए कि भले ही आप आगे की तरफ न ले जा रहे हो, कम से कम पीछे मत धकेलिए। इसके कुछ बिंदु हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसका मूल विषय के जो बिंदु है, पहला जो बिंदु है शासक का कर्तव्य और राजधर्म का बोध। इस पूरे निबंध में बाल मुकुंद गुप्त जी बार बार इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एक शासक का क्या कर्तव्य होना चाहिए।
उनका क्या राजधर्म होना चाहिए। जहाँ पर वह शासन कर रहे हैं, उस भूमि के लोगों का उत्थान करने का उसको कुछ तो कर्तव्य होता होगा। इस निबंध का सबसे महत्वपूर्ण मूल भाव तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को उनके राजधर्म और वास्तविक कर्तव्य का बोध कराना ही है। लेखक यह बात व्यंग के माध्यम से कहता है कि शासक का कार्य केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है, केवल समारोह आयोजित करना या भव्य जुलूस निकालना नहीं है, बल्कि उसका जो कर्तव्य है वह है प्रजा की भलाई। वे लॉर्ड कर्जन को याद दिलाते हैं कि उन्हें भारत भूमि को केवल किस्सा कहानी की भूमि नहीं कहना चाहिए, उन्हें इसे अपनी कर्तव्य भूमि मानना चाहिए। शासक को प्रजा के हृदय में अपने लिए स्थान बनाना चाहिए, जो केवल जन कल्याणकारी कार्यों से ही संभव है। दमन के माध्यम से ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोगों की उपेक्षा करके, उनका तिरस्कार करके ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि वे 30 करोड़ जनता को पीछे फेंकने के बजाय, उन्हें पीछे धकेलने के बजाय ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, तो उनका शासनकाल सार्थक माना जाएगा और इतिहास में उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें याद रखा जाएगा। तो ये इसका एक पहला विषय कहा जा सकता है, एक पहला उद्देश्य कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु है भारतीय जनता के आत्मसम्मान की रक्षा। लेखक ने कई स्थान पर ये जताने की कोशिश की कि भारत के जो लोग हैं कमतर नहीं। तो किसी भी मायने में जो गोरी नस्ल मानी जाती है, जो अंग्रेजों की अपनी गौरवर्णी नस्ल मानी जाती है, उससे कम नहीं है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर हुए कुठाराघात का तीखा विरोध किया। वे स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में भारतीय बहुत अधिक दयनीय दशा में आ गए, लेकिन उनका अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। वे स्पष्ट करते हैं कि भारतीय हर क्षेत्र में अंग्रेजों की बराबरी कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ 2 सीमाएँ हैं, अपने रंग को गोरा बनाने और भाग्य को अंग्रेजों के बराबर करने। यानी दोनों ही जो बातें हैं, प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक रूप से उन्हें गोरा रंग दिया गया है और एक व्यंग के माध्यम से बात कही गई है कि उनका जो भाग्य है, बहुत अच्छा है, वो सौभाग्यशाली है। ऐसा भाग्य भारतीयों का नहीं, हम इनको पार नहीं कर सकते। वे ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, जो भारतीय कर सकते हैं, अंग्रेज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से भारतीय मिलेंगे, जो उन्हीं के अ, लहज़े में अच्छे ढंग से अंग्रेज़ी बोल पाएँगे, लेकिन एक भी ऐसा अंग्रेज़ नहीं मिल पाएगा, जो भारतीयों के लहज़े में हिंदी को बोल पाए। तो ऐसी बहुत सी बातें थी, जिनके माध्यम से लेखक ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि भारतीय जनता कहीं भी, किसी भी मायने में उनसे कम नहीं। तीसरा, ब्रिटिश सत्ता के अहंकार और दिखावे पर व्यंग कर। यह निबंध ब्रिटिश साम्राज्य के अखंड प्रताप और लॉर्ड कर्जन के व्यक्तिगत अहंकार पर भी तीखा प्रहार करता है। बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य अखंड है, उसका सूरज कभी नहीं डूबता, चारों दिशाओं में उसका परचम लहरा रहा है। तकनीकी रूप से वह इतना अधिक सक्षम है कि भारतीय उससे कोसों दूर है। भारत क्या, दुनिया के अन्य देश उससे कोसों दूर है। यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन की भी महिमा का बखान इसमें किया गया है, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से, कि सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहते। उनका जो अहंकार है, उनका जो दिखावा है, वह इतना बढ़ चुका है कि वह जनता से उन्हें कोसों दूर ले गया है। लेखक कॉर्नवालिस के समय से कर्जन के समय की तुलना करते हुए बताते हैं कि अब अंग्रेज बहुत बड़ी भूभाग के शासक बन गए। भारत के राजा जो कभी उनका विरोध किया करते थे, अब उनके हुक्म की तालीम करते हैं। वे कर्जन के भव्य समारोहों, जुलूसों और दिल्ली दरबारों में अपनी शिरकत करते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि ये जो समारोह हैं, जुलूस हैं या दिल्ली दरबार हैं, ये सिर्फ दिखावा है। उनका मानना है कि ये बाहरी प्रदर्शन क्षणिक हैं। हाथी पर सजी सुनहली झूलें और सोने के हौदे अंततः वापस उनके मालिक के पास चले गए। यह व्यंग ब्रिटिश सत्ता को यह बताने के लिए है कि वास्तविक शक्ति भौतिक दिखावे में नहीं, बल्कि जनता के हृदय में प्रेम और विश्वास अर्जित करने में निहित है। पूरा निबंध इसी बात पर फोकस्ड है
यही बात दिखाई गई है कि किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता अहंकार में चूर है। दिखावा ही उनका केंद्र बिंदु बन चुका है। हरदम वो दिखावे में ही तल्लीन रहते हैं। हालाँकि स्पष्ट रूप में इस बात में नहीं दिखाया गया कि किस प्रकार से वो भारतीयों को चूसने में, भारतीयों को लूटने में तत्पर रहते हैं। इस बात को नहीं दिखाया गया। सीधा ये प्रहार नहीं किया गया, लेकिन ये प्रहार किया गया है कि लॉर्ड कर्ज़न ख़ास तौर से जो यहाँ का प्रतिनिधि है ब्रिटिश शासन का, वह केवल अहंकार में लीन है, जिसके कारण वह यहाँ की प्रजा की जो भावनाएँ हैं, उन भावनाओं की कदर नहीं करता और सिर्फ़ वही करता है जो उसके मन में आता है। और उसका जो मूल कारण है स्वयं को श्रेष्ठ मानना, बुद्धि से भी, धन से भी, बल से भी, और ये मानना कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता, यही उसके अहंकार का मूल है, उसके अहंकार का मूल कारण है। एक और इसका मुख्य भाव कहा जा सकता है उपेक्षा की नीति के विरुद्ध चेतावनी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ व्यंग्यात्मक रूप से केवल कुरेदने की कोशिश करते हैं, कहीं-कहीं तीखा प्रहार भी करते हैं और सीधा चेतावनी भी देते हैं कि वो जो उपेक्षा कर रहे हैं भारतवासियों की, यहाँ के भारत लोगों के हितों की, वह किस प्रकार से उनके विरुद्ध जाएगा और किस प्रकार से उनके पतन का कारण बनेगा। पीछे मत फेंकिए कथन का सार यही है कि ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई जा रही उपेक्षा और भारतीयों को निम्न सिद्ध करने की नीति तुरंत त्याग दी जाए। लेखक सीधे तौर पर कर्जन को चेतावनी देते हैं कि यदि उन्होंने 30 करोड़ भारतीय जनता को पीछे धकेलना जारी रखा या उन्हें मिटाने का प्रयास किया, तो इसका एकमात्र परिणाम यही होगा कि इतिहास में उनका नाम चोरों, लुटेरों और अत्याचारियों की तरह हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इसी प्रकार से जारी रहा तो एक दिन जनता उन्हें यहाँ से उखाड़ फेंकेगी, लेकिन उन्हें उनके गिरेबान में झांकने के लिए, उनके अंतरात्मा को झकझोरने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का एक प्रयास किया गया कि अगर वो इसी प्रकार के कार्य करते रहे, स्वयं को जब वो इतना अधिक सभ्य मानते हैं, सबसे अधिक विकसित मानते हैं, तो क्या उनका यह परम कर्तव्य नहीं बनता कि यहाँ के जो लोग दीनहीन और लाचार उनकी नज़रों में हैं, उनका भी वो कुछ उत्थान करें? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो इतिहास में वो चोर कहलाएँगे, लुटेरे कहलाएँगे, अत्याचारी कहलाएँगे और सदैव कलंकित रहेंगे। इसके बाद वे तर्क देते हैं कि भारतीय जाति इतनी पुरानी और शक्तिशाली है कि इसे मिटाना असंभव है, यानी लाख कोशिश करके भी आप इसे मिटा नहीं पाओगे। इसलिए विवेकपूर्ण मार्ग यही है कि उन्हें और ऊँचा उठाया जाए। अगर आपकी नज़रों में भारतवासी आज नीचे हैं, वो विकसित नहीं हैं, उनकी अपेक्षा वो असभ्य हैं, उन्हें सभ्य किया जाए, उन्हें विकसित किया जाए। यह चेतावनी शासकों को उनके कर्मों के ऐतिहासिक परिणाम के प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है। तो ये एक चेतावनी भरा लहज़ा भी इस निबंध में उभर कर आया है। एक अन्य भाव है सामाजिक और आर्थिक उत्थान का आग्रह। निबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है शासक को, लॉर्ड कर्जन को जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की ओर ध्यान दिलाना। लेखक उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बिखराव, बढ़ रही बेतहाशा गरीबी और हजारों लोगों की गृह और वस्त्र विहीन भटकने की स्थिति की ओर संकेत किया है। वे लॉर्ड कर्जन की महानता को तभी स्वीकार करने की बात करते हैं जब वे करोड़ों भारतीयों की गिरती दशा को उठाए। यानी लेखक बार बार कहता है कि यदि आप में बड़प्पन है, आप स्वयं को बड़ा मानते हैं, विकसित मानते हैं, धनी मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, तो हम भी मान लेंगे, लेकिन तभी मानेंगे जब करोड़ों भारतीयों की गिरती हुई दशा को आप ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए वास्तविक कर्तव्य यही होना चाहिए, उनका वास्तविक कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो भारतीयों की दीनहीन दशा को दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। यह भाव ब्रिटिश शासन की उस आर्थिक नीति की आलोचना करता है, जिसने भारत की संपदा का शोषण किया और यहाँ की जनता को कंगाल बना दिया, जबकि शासक केवल अपनी सत्ता मजबूत करने में लगे रहे। यानी उनका एक ही ध्येय रहा कि अपनी सत्ता को मजबूत किया जाए, अपने खजानों को भरा जाए और भारतवासियों को दीन से दीनतर किया जाए। जिस बदहाल अवस्था में वो हैं, उस बदहाल अवस्था से और अधिक बदहाल अवस्था में उन्हें पहुँचा दिया जाए, क्षमा करना, अर्थात पीछे की तरफ धकेल दिया जाए। तो पूरा उनकी जो नीति है, उनकी नीति का सार ही
भारतवासियों को लगातार रसातल की तरफ पतन की तरफ धकेलना रहा। व्यंग्य को राष्ट्रीय चेतना का हथियार बनाना, ये भी इस निबंध का एक मूल भाव कहा जा सकता है। राष्ट्रीय चेतना उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से उजागर की है, लेकिन बड़ी व्यंग्यात्मक शैली। भले ही वो बड़े प्रार्थना के स्वर में, झकझोरने वाले स्वर में लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतवासियों के भी अंतर्मन में झाँकने के लिए मजबूर करते हैं। इस निबंध में मुकुंद गुप्त जी ने व्यंग्य को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार दिया है। यह निबंध सीधे विरोध की बजाय प्रशंसा और अतिशयोक्ति की आड़ में ब्रिटिश शासन की क्रूरता और दंभ को उजागर करता है। व्यंग्यात्मक शैली है, अतः एक विरोधी भाव उभर कर सामने आता है। तो भले ही वो उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ वो ब्रिटिश शासन की तारीफ करते हैं, तो एक किस्म से एक व्यंग्यात्मक प्रहार उन पर करते हैं कि इतना बड़प्पन, इतनी बड़ाई होने के बावजूद अगर उनके अधीनस्थ क्षेत्र में इतनी भयंकर गरीबी है, तो उनके लिए डूम भरने की बात है। मूल भाव यही है कि शासक के सामने भी जनता की बात बेझिझक रखी जाए, भले ही वह विनम्र बांगड़ ब्राह्मण शिवशंभू ही क्यों न हो। यानी बात यह है कि इसमें स्वयं को उन्होंने एक भांगड़ ब्राह्मण शिवशंभू के रूप में चित्रित किया है और उसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारतवासी चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो, लेकिन अपनी बात को बेबाकी से कहें और उनकी भर्त्सना करें अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसमें शिवशंभू शर्मा के माध्यम से वो अपनी बात बड़ी बेबाकी से करते हैं। इस व्यंग्यात्मक शैली का उद्देश्य न केवल शासक को आईना दिखाना था, बल्कि पराधीन भारतीय जनता में दबी हुई राष्ट्रीय चेतना और विरोध की भावना को जागृत करना भी था, ताकि वे अपने गौरवशाली अतीत को याद करके अपने वर्तमान अधिकारों की मांग कर सकें। हालांकि ये जो अंतिम बात है, राष्ट्रीय चेतना को हथियार बनाना, तक तो सीमित रहती है, लेकिन अंतिम जो लाइन इसमें आई है कि गौरवशाली अतीत को याद करके अपने वर्तमान अधिकारों की मांग कर सकें, ये स्वर काफी कमजोर सा, काफी क्षीण सा नजर आता है। अधिकांशतः दो बातें इसमें मूल रूप से आती हैं। पहली बात ये है कि अंग्रेजों पर व्यंग्य करना और व्यंग्यात्मक शैली में उन्हें उनके अधिकारों से रूबरू कराना, उन्हें सोचने-समझने के लिए विवश करना, उनके अंतरात्मा में झाँकने के लिए विवश करना और साथ ही भारतवासियों को उनके अतीत का स्मरण कराना कि किस प्रकार से वे गौरवशाली अतीत में जी रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से भारतवासी जब अपने स्वर्णिम अतीत को जानते हैं और साथ ही ये जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उन्हें लगातार रसातल की तरफ धकेल रही है, तो वो स्वतः ही शायद उस तरफ उन्मुख हो जाएँ, जो राष्ट्रीय चेतना के द्वार खोलता है। तो यह था पीछे मत फेंकिए बाल मुकुंद गुप्त का एक निबंध, जो अंग्रेजों की जो बुरी नीतियाँ थी, अंग्रेजों को भारतीयों को लगातार पीछे धकेलने की, उन पर बड़ा करारा प्रहार करता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।